नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय मैटर पर आधारित है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की डिक्टेशंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। देश से जुड़ी दो ताजा खबरें हैं। पहली यह कि देश के 100 बड़े उद्योगपतियों की संपत्ति एक साल में 40% बढ़ गई है और वर्ष 2020 की तुलना में तो यह संपत्ति दोगुनी हो गई है। इससे दुनिया में देश का नाम चमका है, जिस पर गर्व किया जाना चाहिए। यह देश की तरक्की और समृद्धि को भी निरूपित करती है। दूसरी खबर यह कि केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना की अवधि बढ़ाकर दिसंबर 2028 कर दी है। यानी गरीबों को हर महीने जो मुफ्त अनाज मिल रहा है, वह दिसंबर 2028 तक उन्हें ऐसे ही मिलता रहेगा। यह मायूस और नाउम्मीद करने वाली स्थिति है। हमारे लोग भूखे न मरे, उनका पेट भरना चाहिए। इससे कोई नाइत्तेफाकी नहीं हो सकती, पर उन्हें अगले 4.25 साल भी पेट भरने के लिए मुफ्त अनाज पर निर्भर रहना पड़ेगा। यह तथ्य चिंता पैदा करने वाला है। यह दर्शाता है कि सरकार के पास मुफ्त अनाज पा रहे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का कोई खाका नहीं है और इतनी बड़ी आबादी अगले 4.25 साल में भी घर की जरूरत का अनाज खरीदने तक की स्थिति में नहीं आ पाएगी। तब हमारे उद्योगपतियों के द्रुत गति से अमीरी की ऊंचाइयों के सोपान दर सोपान तय करने पर गर्व कैसे किया जा सकता है। यह पहलू तो इसका संकेत है कि इस एक साल में देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई बहुत बढ़ गई है। आने वाले 4-4.25 साल में यह अंतर और ज्यादा बढ़ने वाला है। यह तो असमानता की स्थिति है और बुरी बात यह कि असमानता का स्तर क्रमशः बढ़ता जा रहा है। किसी एक का बढ़ता जाना और दूसरे का उसी अवस्था में पड़ा रहना या उससे भी नीचे जाना देश के समग्र विकास और समृद्धि का पर्याय कदापि नहीं हो सकता। इसके तो दुष्परिणाम ही सामने आएंगे। कभी अस्थिरता, कभी अराजकता, कभी भ्रष्टाचार, तो कभी वर्ग संघर्ष के रूप में। नीति नियंताओं, सरकार और नागरिकों सबको इस पर विचार करने की जरूरत है कि असमानता की इस खाई को कैसे पाटा जा सकता है। इसके कई रास्ते हो सकते हैं। सबसे ताजा उदाहरण रतन टाटा का है, जिन्हें पूरी दुनिया ने परोपकारी उद्योगपति माना है। उन्होंने अपना उद्योग बढ़ाने के साथ साथ हजारों लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने का काम भी किया। विकास की सही परिभाषा यही है, दूसरों को उठाते हुए खुद ऊंचा उठना। यह रास्ता उन्होंने चुना। सब कुछ उद्योगपतियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को भी इसके लिए कमर कसनी होगी। और कैसे निर्धन को सामान्य, सामान्य को मध्यम और मध्यम वर्ग को उच्च वर्ग में तब्दील करना है, इस बारे में सोचना होगा। भारत में
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के बाद 19 साल बाद भी इसके क्रियान्वयन की क्या स्थिति है, इस चर्चा से पहले वैश्विक परिदृश्य पर नजर डालें तो हम पाते हैं कि इस अधिकार का सबसे अच्छा अमल स्वीडन में हुआ है। इसकी बदौलत वहां सुशासन कायम होने के साथ भ्रष्टाचार भी समाप्त प्राय हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र पारित कर सभी देशों के नागरिकों को सूचना का अधिकार देने को कहा था। घोषणा पत्र में कहा गया है कि यह अधिकार मनुष्य को प्राप्त सभी स्वतंत्रताओं की मूल धुरी है। सबसे पहले स्वीडन ने इस अधिकार से जुड़ा कानून लागू कर इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया। परिणाम यह हुआ है कि वहां सरकारी कामकाज पारदर्शी, जनता के प्रति जवाबदेह व भ्रष्टाचार मुक्त हो चला है। स्वीडिश नागरिक कोई भी सरकारी दस्तावेज देख सकते हैं, सभी सरकारी कामों के बारे में जान सकते हैं। सरकार का हर काम जनता की नजर में लाने से भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी घट जाती है। स्वीडन में यही हुआ है। सरकारी एजेंसियां लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी बनी हैं। वे समय पर काम करने का प्रेरित हुई है। प्रशासनिक सुधार हुए हैं और कार्यदक्षता बढ़ी है। नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड में भी इस अधिकार पर कारगर अमल हुआ है। नतीजन उनकी सरकारी व्यवस्था अपनी खामियां दूर कर अधिक जन उन्मुख बनी है। इन देशों के लोग सरकार के प्रति संतुष्टि व खुशी के पैमाने पर शीर्ष पर आते हैं। हमारी सरकारें भी सुशासन व भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की दुहाई देती है, पर वे इस सत्य को आत्मसात नहीं कर पाई है कि सूचना का अधिकार सुशासन की कुंजी है। केंद्र सरकार द्वारा जस्टिस सरकारिया व वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित दोनों प्रशासनिक सुधार आयोगों ने भी अपने प्रतिवेदनों में इस अधिकार को सुशासन की कुंजी बताया है। साथ ही सिफारिश की है कि सूचना आयोगों में रिटायर्ड नौकरशाहों की बजाय समाज के पात्र लोगों को अधिकाधिक संख्या में नियुक्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार मान चुका है। यह अधिकार सरकारी कामों और सरकार की मदद से चलने वाले गैर सरकारी कामों पर नजर रखने की बड़ी ताकत लोगों को देता है। इसके जरिए लोग अपनी समस्याओं व शिकायतों के निराकरण के बारे में भी जान सकते हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले इस अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन से जितने लाभ देश व समाज को मिल सकते हैं, उतनी ही दुश्वारियां इसकी राह में रोड़ा बन रही है। मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त के पदों पर समय पर नियुक्तियां न होना बड़ी चुनौती है। पद रिक्त होने से 2 माह पूर्व नई नियुक्तियां सुनिश्चित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। पदभार ग्रहण करने से पूर्व ही चयनित आयुक्तों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। सूचना आयोगों में दक्ष स्टाफ की कमी दूर की जाए। आरटीआई व प्रथम अपील लगाने और जानकारी देने की ऑनलाइन व्यवस्था सभी विभागों में लागू की जाए। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की तरह सूचना आयोगों को डिजिटल काम करने व एआई का उपयोग करने में सक्षम बनाया जाए। केंद्र और राज्यों के विभागों में आरटीआई के क्रियान्वयन और सूचना आयोगों के
कामकाज की जानकारी देने वाले वार्षिक प्रतिवेदन संसद एवं विधानसभा के हर बजट सत्र में प्रस्तुत हो ताकि उन पर सार्थक चर्चा हो सके। सूचना न देने के दोषी लोक सूचना अधिकारी पर जुर्माना राशि बढ़ाकर 2 गुना करने की आवश्यकता है। स्टॉप।